आनी चाहिए अगर आपने डेटाबेस का, डेटा एनालिस्ट का काम करना है। और मेनली प्रोग्रामिंग में यूज होता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका आजकल आप बहुत नाम सुन रहे हो, जी उसकी यार। भी, जी उसकी भी सारी जो बैकग्राउंड होता है ना, वो इन कंडीशंस पे डिपेंड कर रहा होता है। यानी कि रोबोटिक्स वगैरह आपने देखे होंगे कि जो काम कर रहे होते हैं, तो वो इसी तरीके से होता है कि अगर ऐसा है तो ऐसा करना है, इस तरह है तो इस तरह से करना है। तो इस तरह की कंडीशन जब आपके पास आती है, तो हमारे पास इफ की कंडीशन कहलाती है। तो उसका जो जनरल फार्मूला है वो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ अलग से, एक्सेल के अलग बजाय नोटपैड के ऊपर। वो किस तरह से काम करता है? उस तरह से काम करता है कि आप इफ लिखते हो और आप उसके बाद देते हो कंडीशन। ठीक है ना? तो अगर तो कंडीशन ट्रू हो रही होती है, तो आपके पास ट्रू होने की सूरत में ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक चल जाता है, ये वाला ब्लॉक, ये रन हो जाता है ब्लॉक। ठीक है ना? और अगर कंडीशन ट्रू नहीं हो रही होती, तो वो उससे बाहर आ जाता है, एग्जिट कर देता है, यानी कि इस ब्लॉक के अंदर जाता ही नहीं है। और अगर एल्स दिया हुआ होता है, एल्स दिया हुआ होता है, तो आपके पास क्या करता है, वो इस ब्लॉक के अंदर आ जाता है। ठीक है ना? तो यानी कि आपने अगर कोई भी कंडीशन दी हुई है, उस कंडीशन को वो चेक करेगा। अगर तो वो ट्रू होगी तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना? और तो यहाँ पे मुझे जो, फोन चाहिए होगा। हेलो। जी जी, जी जी, सॉरी। तो यहाँ पे आपको, आपने जो भी दिया हुआ होगा वो यहाँ पे वो रन हो जाएगा। और अगर आपने कंडीशन आपकी फॉल्स हो रही होगी, तो फिर जो एल्स के अंदर आपने दिया हुआ होगा वो आपके पास आ जाएगा ना। तो ये आपके पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इफ की कंडीशन का। अभी काम किस तरह से करता है एक्सेल में अगर आप देखें, तो हमारे पास ये सेल्स हैं। और इस सेल के अंदर लेट्स से कि आपने कोई भी वैल्यू लिखी हुई है, लेट्स सपोज कि आपने लिखी हुई है 55 वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है? अब आप इसको चेक करते हो, आप कहते हो कि इफ इस सेल का नाम, ये सेल है G5 आपके पास। ठीक है ना? आपने लिखा G5, सॉरी, इफ से पहले आपको इक्वल्स टू लगाना पड़ेगा। तो ये है जी फॉर्मूला, रो है, 5 लाइन है। जी ठीक है, कॉलम है, 5 रो है। ठीक है ना? तो आपने इफ की कंडीशन लगाई, इक्वल्स टू इफ, राउंड ब्रैकेट लगाया। अब देखिए कंप्यूटर के अंदर आपको भी आइडिया होगा इतना कि देखिए सारी चीजें ना आपको वो गाइड कर रहा होता है, आपने सिर्फ थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना होता है, तो आपको समझ में आने लग जाती हैं चीजें। तो आपको बता रहा है कि लॉजिकल टेस्ट देना है, अगर ट्रू होता है तो ये है, और अगर फॉल्स होता है तो ये। तो आप कहते हो कि G5, तो G5 हमारा ये वाला सेल है। अगर ग्रेटर है आपके पास किससे, 40 से, तो आप यहाँ पे जाके कह दो भाई कि ये क्या है, पास है। ठीक है ना? और अगर तो ये आपके पास ऐसा नहीं है, तो आप इसको कह रहे हो फेल। ठीक है ना? और लॉजिकली हम इसको जो है 39 कर लेते हैं, क्योंकि 40 वाला भी हमारे हिसाब से क्या है, पास है। तो ये हमने एक फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया इफ का। और जो है ब्रैकेट हम क्लोज कर रहे हैं, कोई गलती इसके अंदर मैं कर रहा हूँ। इफ G5 इज ग्रेटर देन 39, ठीक है बिल्कुल। अच्छा, ये कॉमा गलत लगा दिया था। ठीक है, तो ये आपके पास आ रहा है फेल। ठीक है? और इसी को अगर आप जो है, हम वैल्यू को अगर चेंज कर देंगे, तो ये उसी हिसाब से परफॉर्म करेगा।
ठीक है ना। यहाँ अगर हम इस वैल्यू को चेंज कर दें 45, उसको 30 दे दें और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है फील्ड। बट ये किस चीज में यूज होता है, ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, लाइक दिस कमांड यूज फॉर? ये यूज होता है, देखिए बहुत सारी जगहों पे यूज होता है। जहाँ कहीं भी आपको जो है ना कंडीशन देनी होती है तो वहां पर ये यूज होता है। ये किस तरीके से यूज होता है मैं अभी आपको इसका यूज बताता हूँ। इसको थोड़ा सा देखते हैं दोबारा आप। और यहाँ पे हम जाते हैं तो ये देखिए ये फॉर्मूला आपके पास आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आप कहते हैं कि G5 को आपने डायनेमिक कर दिया ना। आप कहते हैं कि G5 की वैल्यू जैसे होगी उस हिसाब से आपके पास क्या होगा, ये पास और फेल आ रहा होगा। अब ये यूज कहाँ पे हो सकता है, देखिए हमारे पास अगर हम एक सिंपल मार्कशीट बनाते हैं, यानी कि यहाँ पे लेट्स से कि हम यहाँ पे लिखते हैं, हमने आपको मैंने क्लास क्लास में जो वीडियो दी थी उसमें थी भी है, मैथ्स, फिजिक्स, उर्दू, साइंस एंड इंग्लिश कर लेते हैं, इंग्लिश, ठीक है ना। ये 5 सब्जेक्ट्स हैं और ये इसके जो है मार्क्स हैं, यानी कि टोटल मार्क्स जिसमें से मार्क्स मिल रहे हैं। और यहाँ समझ लें कि ऑब्टेन मार्क्स हमने कुछ दे रखे हैं। और ठीक है ना, यहाँ आ गया टोटल, यानी कि टोटल मार्क्स कितने गेट किए हैं। तो टोटल मार्क्स के लिए हमने इसको यहाँ जाके, क्योंकि 100 ही तमाम के मार्क्स हैं तो ये इस तरह 100 आ गया। और यहाँ पे आपको सम चाहिए तो देखिए एक तो सम का फॉर्मूला है और जी डायरेक्ट यहाँ से भी आप जी, अगर ऑटो क्लिक सम। करते हैं तो ऑटो सम हो जाता है, ये सम हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी हम इसी तरह कर लेते हैं ऑटो मैं सम। करती हूँ ऑफ, या मैं इस तरह यूज करती हूँ ठीक है, अभी वो। गुड। तो ये हमारे पास ऑटो सम हो जाता है। अच्छा जी, ये हमारे पास ऑटो सम हो गया। और इसी तरीके से इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं और साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने जो है वो परसेंटेज निकालनी है। तो इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं इसको हम। और यहाँ पे हम लिख देते हैं सब्जेक्ट्स या तो टोटल, रीनेम कर रहे हैं आप? ठीक है ना। और यहाँ पे हम मार्क्स ओबीटी मार्क्स ऑब्टेन, यहाँ पे हम परसेंटेज कर लेते हैं। ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज कर लेते हैं। अच्छा जी, अब परसेंटेज कैसे निकलती है आपको पता है कि इक्वल्स टू ऑब्टेन मार्क्स और डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। तो ऑब्टेन मार्क्स H11 में है, डिवाइडेड बाय G11 और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एस्टेरिक के साथ 100। तो ये 79.6 आपके पास टोटल मार्क्स आ गए, ठीक है ना। तो इसको भी अगेन हम बोल्ड कर लेते हैं, साइज इसका इंक्रीज कर देते हैं और यहाँ से जाके इसकी ओरिएंटेशन को कर देते हैं दिस, ठीक है ना। और यहाँ से जाके इसको मिडिल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हम्म। हमारे पास इस तरीके से बन जाता है। और इसको भी बोल्ड कर लेते हैं और इसको ठीक है। अब हमारे पास ये इस तरह से आ गया और ये वाला भी हम कॉलम ले लेते हैं और इसको हम यहाँ जाके कर देते हैं क्या, ऑल बॉर्डर्स, ठीक है। और इस वाले कॉलम में हमने देना है ग्रेड। तो हमने जाके यहाँ पे ग्रेड लिख दिया। और आपके पास एक टूल मौजूद होता है, यहाँ पे हम हैं फॉर्मेट पेंटर का, उस पर क्लिक करा और यहाँ ग्रेड पे लाके पेस्ट कर दिया तो यही वाला फॉर्मेट इस पे अप्लाई हो गया। कंट्रोल S, लाजमी हमने अपने काम को जो है वो सेव रखना है ताकि जो है इन केस ऑफ एनी इशू। ये एक्चुअली ये वाला जो बेसिक एक्सेल का कोर्स था जो आपसे मैं 2006 में किया था, हमारे घर के पास एक सेंटर हुआ करता है, सो नाउ वो अब सब चीजें याद आ रही ठीक है, अच्छी बात है, गुड। तो जो है हमारे पास
ठीक है ना, क्लास 2 के नाम से मैंने सेव कर दिया। तो अब इस ग्रेड को भी मैं यहाँ से जाके मर्ज एंड सेंटर कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ ग्रेड आना है। तो अब देखिए Yeah. ग्रेड को हमने क्या करना है, परसेंटेज भी देखिए हमने ऑटोमेटिकली यहाँ से निकाली है। तो ग्रेड को यानी कि आप कोई भी नंबर चेंज करते हो तो उसका फर्क परसेंटेज के ऊपर पड़ेगा। पढ़ता है। ठीक है ना, Yeah. इसी तरीके से ग्रेड भी अब आप क्या चाह रहे हो कि ग्रेड आप यहाँ पे जो परसेंटेज हो उसके हिसाब से ग्रेड कैलकुलेट हो जाए। तो वो हम्म। आपके पास इसके फॉर्मूले से पॉसिबल होगा, लेकिन इसमें मल्टीपल इफ लगेंगे। अगर जो पहले आपने काम किया था तो आप देखें आपने इफ दिया था और उसके बाद एल्स है, कंडीशन फॉल्स हो रही है तो वो एल्स पे चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप एक ही परसेंटेज को, आप एक ही वैल्यू को बार बार चेक करोगे, 4-5 दफा चेक करोगे। और किस तरीके से काम होगा कि आप यहाँ पे जाके लिखोगे इक्वल्स टू इफ एंड दिस सेल। ठीक है, अगर ये सेल आपके पास क्या है, ग्रेटर है, हम 20 से शुरू करते हैं, यानी कि ग्रेटर है 39 से, तो आप यहाँ पे जो है ग्रेड दे दो क्या, कि आपके पास डी ग्रेड है। ठीक है ना, तो ये डी ग्रेड हो गया आपके पास, और कॉमा लगा के अब आप ये अगली। 30 का लाइक आपने कहाँ से पिक किया कि भाई 30 होना चाहिए? लाइक हु इज गोना गिव दिस ऑप्शन कि भाई ये जो 30 है व्हाट इज दैट? 39 है, सॉरी। देखिए ये तो जो है ना, ऑप्शन डिपेंड करता है कि आप काम जहाँ पे कर रहे हैं उनके पास क्या वैल्यूज हैं। हम तो ये एक अज्यूम कर रहे हैं अपने पास ना, कि लेट्स से कि हम किसी स्कूल के लिए एक मार्कशीट सिस्टम बना रहे हैं, कि उसके अंदर स्टूडेंट्स का हम डेटा पुट करेंगे और वो ग्रेड परसेंटेज टोटल ग्रेड वो सब कुछ निकाल कर हमें दे देगा। तो ये हमने ये 39 क्या है? ये लाइक व्हाट इज दैट? 39 इज द परसेंटेज। ओके। पर अब परसेंटेज पहले हमने निकाली थी वो 80s में थी। हमने जो परसेंटेज निकाली वो 80s में तो थी, लेकिन हम ग्रेड कैलकुलेट कर रहे हैं ना उसके अगेंस्ट। ओके। ठीक है, तो अब हम जैसे कह रहे हैं इसको क्या, अगर 39 से कोई ज्यादा परसेंटेज लेकर आ रहा है, यानी 40s में उसकी परसेंटेज है, ग्रेटर देन 39 का मतलब हुआ कि, तो हम कह रहे हैं कि भाई उसको ग्रेड कर दो 40। ठीक है, अब यहाँ पे एल्स देना होता है, लेकिन हम एल्स नहीं दे रहे कॉमा लगा के, हम यहाँ पे दोबारा इफ कंडीशन दे रहे हैं। और दोबारा इफ की कंडीशन देंगे तो दोबारा ब्रैकेट आएगा, और हम उसको दोबारा कह रहे हैं कि इफ चेक करो कि I6 क्या है, ग्रेटर है 39 के बाद हमारे पास आता है 49। तो 49 से अबव है तो हम उसको कह रहे हैं कि भाई ये आपके पास बन जाता है सी ग्रेड। ठीक है ना, फिर कॉमा लगा रहे हैं, फिर अगेन एल्स नहीं दे रहे, फिर दोबारा एक और इफ की कंडीशन दे रहे हैं, कह रहे हैं इसको मल्टीपल इफ कहते हैं, नेस्टेड इफ भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये मल्टीपल इफ हम एक साथ लगा रहे हैं, अगेन हम कह रहे हैं कि I6 आपके पास अगर ग्रेटर है किससे, 49 हो गया हमारे पास, 59 हो गया, तो सी के बाद आपके पास बी ग्रेड आता है, तो आप इसको बराबर कर दो बी ग्रेड के। ठीक है ना, अगेन आपने दोबारा इफ की कंडीशन लगाई, और आपने कहा कि I6 ग्रेटर है किससे, आपके पास 39। 69 से, तो आपने इसको कह दिया कि ए ग्रेड। एंड जो है, अगर आपने कॉमा लगाया इफ I6 इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन 79 79 comma then A plus। तो ए प्लस। ठीक है ना, तो आपने ए प्लस तक की हो गई। अब आपने इफ की कंडीशन नहीं लगानी, अब आपने एल्स दे रहे हैं। एल्स का मतलब ये कि अगर ये तमाम कंडीशन फॉल्स होती हैं तो इन दी एंड क्या चलना चाहिए आपके पास, और इन दी एंड आपके पास चलना चाहिए फेल। ठीक है ना, तो डबल कोड क्लोज। और ये याद रखिएगा कि एल्स जहां कहीं भी आप देते हैं तो एल्स का मतलब ये होता है कि उसने चलना ही चलना है, आगे कुछ भी एल्स आप कौन से वाले को कह रहे हैं? आप डबल एक्स एक्सट्रैक्ट को कह रहे हैं? एल्स ELSE, यानी कि एल्स जो जो सबसे आखिर में दिया ओके। हुआ है ना वो फेल्ड है। ओके। ठीक है ना, अच्छा अब ब्रैकेट्स देखिए हमने ओपन करें इतने सारे, तो जितने ब्रैकेट ओपन करें उतने ब्रैकेट क्लोज होंगे। उस भी और कर लें। उसका उसका एक तरीका ही आसान ये है कि आप ब्रैकेट क्लोज उतने करते ब्रैकेट जाएं क्लोज निकाल दें। अनटिल अनटिल ब्लैक ब्रैकेट कम्स। ठीक है ना, तो जब आपके पास ब्लैक ब्रैकेट आ गया इट मीन्स के आपके ब्रैकेट हो गए कंप्लीट, आप एंटर करें। तो ये देखें आपको क्या बदतमीजी है, डी ग्रेड नहीं आना चाहिए ना। ये एवरेज उसने टोटल का दे दिया है। जी,
ये डी हाँ ग्रेड इसमें इस। देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए हुआ क्या है, हुआ ये है कि हमने फॉर्मूला ठीक लगाया है, लेकिन हमारे पास ये जो मसला आया है, ये मसला इस वजह से आया है कि हमारे ब्रैकेट। पास, नहीं ब्रैकेट सब कुछ सही है, मसला ये है, ये लॉजिकल एरर है। इस लॉजिकल एरर क्या है कि हमने फॉर्मूला बिल्कुल ठीक लगाया है, लेकिन हमने सीक्वेंस खराब कर दी है। सीक्वेंस क्यों खराब कर दी है कि देखें, ये फॉर्मूला इस तरह से चलता है, इसने चेक किया कि परसेंटेज क्या है, परसेंटेज अगर 39 से ज्यादा है तो डी ग्रेड। तो पहली दफा में इसको कंडीशन ट्रू मिल गई, जब कंडीशन ट्रू मिल गई तो इसने यहाँ पे डी, ये यहाँ पे ले आया, ये आगे मूव ही नहीं किया। तो हमें इसको रिवर्स के अंदर करना पड़ेगा फॉर्मूले को, और हमें हाईएस्ट परसेंटेज पहले देनी पड़ेगी, तब जाके हमारा फॉर्मूला ठीक होगा। यानी कि हमें इस 39 की जगह करना पड़ेगा 79, ठीक है ना, और डी की जगह करना पड़ेगा A1। तो क्योंकि कंडीशन पहले ही जो है हमारे पास ट्रू हो रही है, तो कंडीशन ट्रू होने की वजह से वो पहली दफा के अंदर ही डी ग्रेड दे देता है। आप बात समझिए। जी। 69, अच्छा 69 के बाद हमारे पास बी ग्रेड बिल्कुल ठीक इसी तरीके से है। उसके बाद 49, और 49 में हमारे पास सी ग्रेड आ गया, और इसी तरीके से हमारे पास जो है 39, और 39 हमारे पास डी ग्रेड आ गया, एंड देन फिर, ठीक है ना। तो ये हमने करा है, तो देखें ये A+ हमारे पास आ गया, तो ये अब ठीक है हमने। अच्छा इसी तरह अब अगर हम यहाँ पे जाके चेंज करते हैं नंबर्स को, सॉरी, तो हमारे पास इसका इफेक्ट पड़ेगा परसेंटेज, ठीक है ना। नंबर्स और कम करके देख लें तो वो आपके पास फिर लग गया, ठीक है। तो अब फायदा क्या है इसका, देखिए फायदा यह है कि आपने एक अदद मार्कशीट बना ली, और अब आपने सिर्फ नंबर्स यहाँ पे ये पुट करना है आपको, ये चीज, ठीक है ना। तो उसके अलावा रेस्ट आपके पास ये आपको एक्सेल की शीट करके देगी। तो ये हम्म। आप किसी भी XYZ स्टूडेंट की मार्कशीट हो सकती है, आपके पास ये फॉर्मेट अगर मौजूद है, तो इस फॉर्मेट में आप जो है ना बच्चों के नंबर्स रखते जाएं, तो वो परसेंटेज और ग्रेड निकाल के आपको। क्या इसको बिजनेस पर्सपेक्टिव में कैसे यूज होता है? लाइक नॉर्मली आई, जैसे कि यहाँ पे तो आप जैसे स्कूल की एग्जांपल दें, इसको हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव पे कैसे यूज करते स्कूल हैं? स्कूल में देखिए इसी तरीके से यूज करते हैं ना, कि ये फॉर्मेट अगर आपके पास बना हुआ है, तो आपने यहाँ पे सिर्फ जो है ना ये नंबर्स पुट करते जाने हैं, तो वो आपको टोटल भी निकाल के देगा, परसेंटेज भी निकाल के देगा, फील्ड भी देगा। और इसकी आप जितनी मर्जी कॉपीज बना लें, उन कॉपीज के अंदर ये जो है आप बच्चों के सिर्फ डिटेल्स पुट करके करके देते जाएं, तो वो तमाम चीजें आपके पास कैलकुलेट होकर आती जाएंगी। तो इस तरीके से ये आपके पास यूज होगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमारे पास देखें एक फॉर्मूला होता है, तो एक इफ का फॉर्मूला ये हमने कर लिया, और देखें ये इस तरह से होना चाहिए कि ये आपको, यानी कि ये मल्टीपल इफ पुट करना आने चाहिए, यानी कि ये आपको फॉर्मूला देखने की जरूरत ना हो, ये आपको वैसे ही याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी तरह आपने जो है ना मैक्सिमम मिनिमम के फॉर्मूले अगर नहीं करे लास्ट क्लास वाले, तो वो कर लीजिए, आसान है वो। और इसी तरह कुछ और बेसिक फार्मूले हमारे पास हैं, आपने पता नहीं इस्तेमाल किए हैं कि नहीं। कॉनकैटिनेट आपने इस्तेमाल किया है? नहीं, नॉर्मली हम तो आप कह रहे हैं शायद वही नाम डिफरेंट होगा, मैं सम का यूज करती हूँ, या लाइक इट्स नॉट दैट मच दैट वी यूज। यही मैं बोल अच्छा, रही हूँ कि जब आप ये चीजें दिखा रहे हैं, मैं देख रही हूँ, अच्छा ये भी चीजें यूज होती हैं आजकल के जमाने, जबकि हर चीज बेस्ड ऑन कंप्यूटर है, बिकॉज अभी तक इस चीज से मुझे पाला नहीं पड़ा। अच्छा ठीक है। तो ठीक है, देखिए हमारे पास दो चीज़ें हैं इस तरह से, कि हमारे पास नेम और कॉन्टेक्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे जाके आप कोई भी नेम देते हो, यहाँ पे लेट्स से कि आपने रोमा दिया, आपने अकबर दिया, आपने एहसन दिया, आपने सना दिया, ठीक है। और फिलहाल हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं, और यहाँ पे आपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे दी, ठीक है।
और यहाँ पे आपने इस तरह से, तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है कॉनकैटिनेट का, और वो कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला क्या करता है आपके पास कि आपने इक्वल्स टू लिखा और यहाँ पे लिखा कॉनकैटिनेट। तो जैसे आपने कॉनकैटिनेट लिखा तो ये अब आपसे इक्वल्स टू कॉनकैटिनेट, और टैब का बटन आप दबा दें तो ये ब्रैकेट भी लगा के दे देगा आपको, और आगे आपको कहेगा टेक्स्ट वन एंड टेक्स्ट टू। टेक्स्ट वन में आप कह रहे हो ये कॉमा, टेक्स्ट टू में आप कह रहे हो ये, ठीक है। एंटर करते हो ब्रैकेट लगा के, तो इसने क्या करा है कि वो दोनों सेल जो है, कॉलम जो है, उनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी है। अगेन अगर आप इसको इस तरह से ड्रैग करके नीचे तक ले आओ तो ये वहां से आपके पास बेसिकली ये सेल है, ये वहां से आपके पास पुट कर देगा। अच्छा, इसी तरीके से देखिए, हमें बीच में स्पेस चाहिए या हमें बीच में नाम और नंबर की हेडिंग चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, मैं अलग आपको करके दिखाता हूँ। हम ये कर सकते हैं, अगेन यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला, यहाँ पे इक्वल्स टू कॉनकैटिनेट, टैब। ठीक है ना। तो इक्वल्स टू कॉनकैटिनेट, हमने टैब का बटन दबा दिया, हमने ये रोमा है, ठीक है जी, कॉमा, डबल कोट दे दिया हमने एम्प्टी, बीच में स्पेस दे दिया। तो डबल कोट से क्या होगा कि हमारे पास ये स्पेस दे देगा बीच में, E6 दिया हमने, ब्रैकेट क्लोज किया। तो तीन चीजें कॉन्केटिनेट हो रही है यहाँ पे, नाम हो रहा है, स्पेस हो रहा है, और नंबर हो रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर आपको इसके अंदर हेडिंग्स भी दे देनी है तो आप यहाँ D6 से पहले डबल कोट में जाकर लिख दें नेम, कोलन लगा दें, स्पेस दे दें, डबल कोट को क्लोज कर दें। यहाँ पे E6 से पहले आप जो है ना, कॉमा आएगा, कॉमा दे दें, डबल कोट में आपने लिख दिया कॉन्टेक्ट, कोलन दे दिया आपने एंड डबल कोट क्लोज। तो आपके पास देखिए कि नेम और कॉन्टेक्ट इस तरह से लिखा हुआ आ गया, इसी को आप आगे पेस्ट कर दें तो ये आपके पास, तो इसके अंदर आप समझ लें पांच चीजें कॉन्कैटिनेट हो रही है। तो कॉन्कैटिनेट का फॉर्मूला है, ये इस तरीके से हमारे पास काम करता है। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास जो है ना और कुछ फॉर्मूला है, जैसे कि आपके पास जैसे कि कुछ वैल्यूज हैं आपने दी हुई हैं, ठीक है ना। तो इक्वल्स टू मैं कर रहा हूँ, और हमारे पास आपको पता है कि एक फॉर्मूला आप यूज करते आए हो एंड दैट इज सम, सम। लेकिन सम के साथ एक और चीज है, सम इफ। तो सम इफ क्या करता है आपके पास, देखिए ये आपको फॉर्मूले में बता रहा है, आपको कह रहा है कि आप रेंज दें और उसके बाद आप क्राइटेरिया दे दें। तो क्राइटेरिया के अंदर आपने इसको बता दिया 100, ठीक है ना, और इसको आपने कर दिया क्लोज। तो ये सम तो कर रहा है, लेकिन सम सिर्फ 100 वाले नंबर्स को कर रहा है, ठीक है ना। तो या 134। तो चार दफा इसके अंदर 100 आया तो उसने उसको आपको क्या कर दिया, सम करके दे दिया। इसी तरीके से एक फॉर्मूला है एंड दैट इज काउंट, ठीक है ना। तो ये हमारे पास, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये सम एफ का फॉर्मूला है। इसी तरह सिंपल एक काउंट का फॉर्मूला है। काउंट का फॉर्मूला आपको क्या करके दे रहा है, काउंट करके दे रहा है, सिंपल। तो हमने लिखा काउंट, CON। अब यहाँ गए और यहाँ जाके आपने इसको काउंट कर दिया, तो ये आपको बता रहा है कि 10 वैल्यूज हैं, ठीक है ना। यानी इसमें से अगर आप कोई वैल्यू को खत्म करते हो तो वो आपके पास यहाँ पे उसका रिजल्ट देगा। इसी तरीके से आपके पास
काउंट के अंदर भी क्या है, काउंट के अंदर भी इफ है। तो आप अगर यहाँ पे जाके इक्वल्स टू COUNT काउंट और इफ के साथ टैब बता देते हो, और यहाँ पे जाके रेंज दे देते हो, और यहाँ पे कॉमे में आप इसको क्राइटेरिया दे रहे हैं, द क्राइटेरिया इज 200। तो आप देखो कि ये आपको बता देगा 100 कि की 200 वैल्यूज है। 2 दफा आया है आपके पास। ठीक है ना। तो ये इसके कुछ हमारे पास बेसिक फॉर्मूले हैं और जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसी तरीके से देखिए हमारे पास कुछ और चीज़ें इसके अंदर हैं मौजूद, और वो इस तरीके से हैं कि आपने इसके अंदर ये फिल्टर्स यूज करें। फिल्टर, फाइंड एंड सेलेक्ट, ज्यादातर मेरे ये यूज होते हैं। हाँ, ऊपर ये यूज होते हैं, तो फिर हम फिल्टर्स के ऊपर काम नहीं करते। ठीक है। तो हम जो है ना एक, फिल्टर में अगर देखना हो कि भाई 10 वेंडर है तो 10 वेंडर में से वेंडर नंबर ए से क्या क्या आया है, फिर हाँ उसमें हाँ, से क्या क्या हाईएस्ट कॉस्ट पे आई या हाईएस्ट इन्वेंटरी पड़ी हुई है, उस तरह मैं यूज करती हूँ। ठीक है, ठीक है, सही है, सही है, समझ गया मैं आपकी बात। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास क्या है कि एक जो है ना, हमने इसके अंदर एक्सेल के अंदर एक अटेंडेंस शीट है, वो बना लेनी है। और उसके अंदर ना बहुत सारी बेसिक चीज़ें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह, काउंट इफ का फॉर्मूला, ये तमाम चीज़ें जो है ना कवर हो जाती हैं। तो हम यहाँ पे जाके उसको मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं, तो और ब्लैक। यहाँ पे हम इस पे कोई भी आप ABC, तो हम यानी और शिफ्ट के साथ, और हम यहाँ पे ऑल्टर के साथ एंटर करते हैं, और यहाँ पे अटेंडेंस शीट लिख देते हैं। ठीक है ना। अटेंडेंस की स्पेलिंग मेरा ख्याल है उन्होंने गलत लिखी है, ये है, तो ये इसको बोल्ड कर लेते हैं और इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं, और इसको सेंटर में ले आते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास सीरियल नंबर है। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय नेम है, और डेजिग्नेशन है। यहाँ पे हम क्या करने लगे हैं, यहाँ पे लेट्स से कि अटेंडेंस शीट ये करंट मंथ देख लेते हैं। हमारे पास अक्टूबर है, तो ये संडे से शुरू हो रहा है हमारे पास। तो हमने यहाँ पे ऊपर संडे देना है, SUN, और इसको आगे लेके जाना है। ठीक है। और इसी तरह संडे को हमारे पास पहली तारीख है, तो यहाँ पे 1 दे देना है। और ये महीना 30 का है, 31 का है, तो इसको ले जाके हमने यहाँ पे सीरीज को फिल सीरीज कर देना है। तो ये हमारे पास 31 है, तो 31 तक आना चाहिए। और इसी तरीके से इसको हम आगे ले जाते हैं। तो ये जो डेजिग्नेशन है, इसको इस तरह से करके हम मर्जेंट सेंटर कर लेते हैं, और मिडिल में ले आते हैं। इसी तरह इसको मर्जेंट सेंटर कर लेते हैं, मिडिल में ले आते हैं। दिल भाई, जहां भी मैंने देखा उसमें लिखा कि डाटा एनालिस्ट मतलब कि मैथ्स में बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, तो मैं जी तो जी। मैथ्स में स्ट्रांग नहीं हूँ, उसका क्या ये व्हाट आर दिस सेइंग कि मैथमेटिक्स में आपकी बहुत ग्रास्प होनी चाहिए, आपको बहुत अच्छा आना चाहिए? देखिए, मैथमेटिक्स की इसके अंदर जरूरत पड़ती है आपको, लेकिन जो है ना कोई ऐसी इतना वो नहीं है कि आपको मैथमेटिक्स करनी पड़ेगी इसके अंदर। और हम्म। जब आपके पास आपको क्यूरीज और आपको जो है ना ये तमाम चीजें आ जाती है ना, और आप उसकी प्रैक्टिस में आते हो, तो वो फिर ऑटोमेटिकली ना आपका इम्प्रूव कर जाता है।
क्योंकि डेटा तो देखें सारा का सारा आपके पास मौजूद होता है। और जैसे अभी हमने इसके अंदर फॉर्मूले किए एक्सेल के अंदर, या मैंने आपको पावर बीआई दिखाया था, या हम एसक्यूएल सर्वर भी करेंगे ना, तो उसके अंदर तमाम चीजें ना देखिए क्यूरीज के जरिए हो रही होती हैं। तो उसमें कोई मैथ्स इस तरह की नहीं होती कि मैथ्स वो जो है ना आपको खुद से करनी पड़ जाए कैलकुलेटर को यूज करते हुए, या आपको पेपर पेन के ऊपर करनी पड़ जाए। हर चीज का फॉर्मूला मौजूद है, हर चीज की क्यूरीज मौजूद है। तो हम्म। वो क्यूरीज को आपको अच्छे से चलाना आता है तो वो ऑटोमेटिकली आपको ना समझ भी आ जाती है, और वो तमाम चीजें भी आ जाती हैं। तो फिर करते करते आपको वो जो आप कर रहे होते हो, तो फिर खुद ही आपको जो है ना समझ में आ रहा होता है कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कहाँ पे कौन सी कंडीशन लगेगी, और किस तरीके से ग्राफ बनेगा। तो उसके लिए कोई बहुत ज्यादा जो है ना आपके पास मैथमेटिक्स की इतनी यूज नहीं है कि आप जो है ना उसके कोई बहुत बड़े एक्सपर्ट हो गए तो वो काम आपका हो सकेगा। तो जी। जैसे अभी आप बता रहे थे कि चीजें आपने इस तरह से ऑटोमेटिकली ऑटो उस पे यूज किए, इसी तरीके से है चीजें सारी की सारी जो है ना ऑटोमेट हैं। आपकी हम्म। बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बस चीज़ों की। तो और टूल्स पे अच्छा काम करना आना चाहिए, तो चीज़ें आपकी हो जाती है। फिर दूसरी ये कि देखिए आप किसी भी फील्ड के अंदर जाते हैं ना डेटा एनालिस्ट के तौर पे, तो आपके पास वहाँ पे एक मखसूस डेटा होगा, मखसूस टेबल्स होंगे। यानी जैसे आप भी कहीं जॉब कर रही हैं तो एक उनका एक बिजनेस मॉडल है ना, वो उसको फॉलो कर रहे होंगे। अब उसमें हम्म। इस तरह से नहीं है कि आप जो है ना आपके पास किसी दूसरी कंपनी का डेटा फिर तीसरी कंपनी का डेटा आ रहा है, आपको उसी के ऊपर काम करना है। और उसमें भी जी। देखिए मोस्टली पता है क्या होता है डेटा एनालिस्ट की जॉब्स वगैरह के अंदर, या डेटाबेस की आपकी जॉब लगती है, तो उसके अंदर उनके पास सारी चीजें होती हैं मौजूद, यानी कि उनके पास क्यूरीज भी चल रही होती हैं, उनके पास जो है ना ग्राफ्स भी बने हुए होते हैं। सब कुछ एक्सेल के अंदर भी अगर वो काम करें तो वो भी उनके पास मौजूद होता है। उनको बंदा वो चाहिए होता है जो उन तमाम चीजों को हैंडल कर सके, उसके अंदर कोई ऑल्ट्रेशन करनी है वो कर सके, कुछ एडिट करना है एडिट कर सके, कोई नई क्यूरी लिखनी है वो लिख सके। तो हम्म। ऑलरेडी स्टोर्ड प्रोसीजर्स एक चीज होती है एसक्यूएल सर्वर के ऐसा अंदर। नहीं फ्रॉम स्क्रैच आपको कुछ करना, ना वो ना ऑलरेडी कुछ हुआ ऐसा होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता ऑलरेडी, जाहिर सी बात है कोई कंपनी है अगर वो डेटा एनालिस्ट हायर कर रही है तो उसके पास सारी चीजें मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर होती हैं, ऑलरेडी लोग काम कर रहे होते हैं। और कोई एक बंदा छोड़ के गया होता है या उनके पास नई पोजीशन आई होती है तो वो उसके लिए बंदा रखते हैं। तो सब कुछ फॉर्मूले चीजें सब कुछ वहां पे मौजूद होती है, उसको मॉडिफाई करना होता है और उसको जी। लुक आफ्टर करना होता है ना। यानी कि अगर कोई जी। कंपनी मिड लेवल की भी है तो उनके पास डेटा डेटा की बहुत ज्यादा अहमियत है। डेटा बैकअप लेने के लिए उनको बंदा चाहिए होता है, फॉर्मूला पुट करने के लिए उनको बंदा चाहिए होता है फिर। नॉर्मली जैसे आपने डाटा बैकअप की बात की, तो हमारे पास जो आईटी का बंदा है, वही हम्म, एट द एंड ऑफ द डे डाटा बैकअप करता है। मुझे नहीं समझ आ रही कि वो इनसे रिलेट है या वो कुछ और है, लाइक ही टेक्स, नहीं नहीं वो शाम को बैकअप कर लेते हैं हाँ डाटा। वो इन्हीं से वो इसी से रिलेट वो इसी से रिलेट है। तो जो है ना ये तमाम चीजें जो है ना वो सारी वहां पे होती हैं आपको। अब जैसे एक साहब यूएस से, ये शुएब भाई ने मुझे वो उनसे बात करवाई थी। तो वो ऑलरेडी जो है ना एसक्यूएल सर्वर के ऊपर काम डेटाबेस के ऊपर काम कर रहे थे। तो आप लेकिन अवैस को जानते हैं? ओवैस को नहीं जानता मैं। अच्छा अच्छा वो अच्छा। बशीर नाम था उनका ना। तो अच्छा जिन्होंने अच्छा। जो जो मुझसे पढ़ रहे थे तो वो ऑलरेडी डेटाबेस की ही जॉब कर रहे थे, तो उनको पास जगहों पे कुछ इश्यूज आ रहे थे स्टोर्ड प्रोसीजर्स वगैरह के अंदर और चीजों में। हम्म। तो जब मैंने उनको पढ़ाया तो उनको लिमिटेड चीजें आती थी पहले से और उससे उनका काम चल रहा था, लेकिन उनको कुछ इश्यूज आ रहे थे तो उन्होंने वो मेरे से 2 मंथ्स एसक्यूएल सर्वर सिर्फ पढ़ा। तो कहने का मकसद ये है कि वो ऑलरेडी जो उनके पास बनी हुई थी क्यूरीज, उनको जी। सिर्फ सीखना क्या था, उनको ये सीखना था कि वो जो क्यूरीज ऑलरेडी बनी हुई हैं उसको एडिट कैसे करेंगे। यानी जी। कि अपनी मर्जी से हमें कोई फील्ड ऐड करनी है, कोई रिजल्ट के अंदर चेंजेस लेकर आने हैं, कोई ग्राफ चेंज करना है, कोई पैरामीटर्स चेंज करने हैं, तो वो हम कैसे करेंगे। तो ये है मामला। तो आप अच्छा। जब देखिए डेटा एनालिस्ट के तौर पे ये एक्सेल और ये तमाम चीज़ों को अच्छे से कर लेते हो, कुछ अपना पोर्टफोलियो आप बना लेते हो, तो फिर आपको किसी भी उसमें आप जाके जो है ना काम करते हो तो उसके अंदर एडिटिंग वगैरह करना चेंजेस करना आपके लिए आसान हो जाता got है। it.
ठीक है ना। अच्छा देखेंगे, मैंने इतना काम जो है ना यहाँ पे आपको समझा दिया है, कर दिया है। और देखें इन शीट्स का भी मकसद जो है ना, एक्सेल के अंदर आपको यही है, ये फॉर्मूले वगैरह करवाने का मकसद यही है कि ये आप जितना आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपका हाथ इसके ऊपर साफ होगा। तो जब इसके ऊपर हाथ आपका साफ होगा और अंडरस्टैंडिंग होगी ना, तो एसक्यूएल सर्वर के अंदर आपको या कोई भी और डेटाबेस के अंदर आपको ना आसानी होगी उसको पिक करने के अंदर। उसकी जैसे ठीक। अब ये मैंने आपको इफ का फॉर्मूला बताया ना, अब आप जी। पाइथन पढ़ोगे ना, तो पाइथन के अंदर इफ का फॉर्मूला आएगा। अब एसक्यूएल के ये अंदर इंटर जब रिलेटेड है सारी चीजें। हाँ जी, तो ये सब चीजें जो है ना लिंक होती हैं आपस के अंदर। तो इसलिए इसको, क्योंकि आप फील्ड में जॉब कर रहे हो, तो आपको बहुत सारी चीजें वहाँ पे ऑटोमेट मिलती हैं। तो थोड़ा सा वो बोरिंग हो सकता है आपको लगे, एक्सेल वगैरह खास तौर पे शुरू की चीजें। लेकिन आप यकीन करिए ये सब चीजें आगे आपको ना हेल्प करेंगी। तो मैं आपको करेक्ट। ये वीडियो भी प्रोवाइड कर देता हूँ जो आज मैंने करवाई है। और आप अगर बोलती हैं तो ये जो शीट मैं बनवा रहा था इसकी एक कंप्लीट वीडियो है, वो मैं आपको दे देता हूँ। तो यस आप प्लीज, आप मुझे लिंक भेज दें तो जो भी टाइम पे मैं मिलेगा मैं उसको इंशाल्लाह फॉलो ये करूँ। आप फॉलो कर लीजिएगा, लेकिन काइंडली आपने मुझे, मैं अपना ईमेल एड्रेस भी शेयर कर देता हूँ, आपने मुझे ईमेल कर देनी है बना के, ताकि मुझे समझ आ जाए कि आपने कर लिया है काम। ठीक है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो चलो। आप मुझे भेजेंगे एंड देन यू वांट मी, आप चाह रहे हो उस पे होमवर्क करके भेजने को, जी करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, आप मुझे प्लीज भेज दें, देन लेट मी ट्राई। मैं भेज देता हूँ आपको ये आज की वीडियो भी, और फिर ये जो कंप्लीट अटेंडेंस शीट मैंने बनवाई हुई है एक वीडियो के अंदर, तो मैं वो भी आपको भेज देता हूँ, ताकि आप ये दोनों काम करके मुझे भेज। ठीक है। ठीक है, इंशाल्लाह, नो प्रॉब्लम। ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज।